तो आ जाएगी, बस आपको दिख रहा है ना। यस सर। वैसे मैं इसको वो भी कर सकता हूँ चीज। ग्रेट। हाँ जी। सर आपने सुबह बताया इसलिए मैंने बोला। तेरी मुझे रजिस्टर पता मिलाना था तू बिना कंप्लेंट करे बैठेगा ही नहीं। है। सर इसलिए मेरे रजिस्टर मिलाना है, अपनी कॉपी किताब लाया हूं पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, तो आप सुन लो, बस आपने सुन लिया वही बहुत है। लिख मैं के भी कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा। 3-4 बजे तो कोई मैसेज नहीं, और सुबह 8 बजे मैसेज कर रखा होता हूँ, आगे देख रहा हूँ। 8:30 भाई, 8:30। 8:30। वही आप स्टूडेंट हो, आपका कर्तव्य है जब भी कोई अगर टीचर कुछ बोले इमीडिएट आपको मैसेज देखना है, ऐसे तो। फोन ही लेके आपके तो फोन में जो मैसेज टोन होती है ना वो अलग होनी चाहिए टीचर की। खाली वाली सबसे पहले देगा किसने की। ठीक है। सो बेसिकली AS29 किस चीज के ऊपर है बच्चे? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। ओके। कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक लाइबिलिटी क्या होती है, एक प्रोविजन क्या होता है, और तब हम आएंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अच्छा जी, सबसे पहले बताओ क्या हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल। जैसे सैलरी देनी है तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो करते हैं ना जी। ठीक है ना। तो लाइबिलिटी को ना हम रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चे। द बेटर वर्ड इज रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज का मतलब बुक्स में दिखती है। हाँ हाँ, लिख सकता हूँ। ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब कि आप एक जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं जी इसकी। अब मेरा आपसे सवाल, प्रोविजन की क्या आपको आप रिकॉग्नाइज करते हैं? जी हाँ, करते हैं। प्रोविजन भी क्या होता है, जैसे कोई खर्चा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पर वो होगा ये पक्का है, जैसे कि ग्रेचुटी, 5 साल बाद पेमेंट तो करनी पड़ेगी जी। ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता। तो इसको भी आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री पास होगा। सर यहाँ से तो हारेगी। मैं कुछ बोल नहीं रहा था कि वो प्रचार अच्छे से हो, भी आप लोग भी सुन ले एक बार। सर यहाँ से तो हारेगी, कर्मचारी से तो हारेगी वैसे भी। सर आप क्यों ऐसा क्यों? सर यहाँ से तो खड़ा होगा, आप सपोर्ट कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर यहाँ की है, यहाँ से कैसे हार जाएंगे यार? क्या आप सपोर्ट कर रहे हो? सर से पूछेगा। बताओ। मैं तो आपको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। सर को खड़ा नहीं है। ठीक है। सर को दुख हो गया, केजरीवाल को बोल दिया। ठीक है। तो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होता है, प्रोविजन रिकॉग्नाइज होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हम रिकॉग्नाइज करते हैं? नहीं करते। कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। पर आप बच्चों को कुछ आइडिया है होता है क्या ये? हाँ सर, जो होने वाली है अक्कल, लेकिन हुई नहीं है जैसे जो होने वाली है पक्का है कि होगा होगा? नहीं सर, चांसेस है। जैसे कोई केस होता है अनसर्टेनिटी। और वो गोइंग कंसर्न को मतलब हिलाते हैं तरीके से, तो केस वो मान सकती है बिल्कुल। अगर होगी। जैसे मैं आज आपको बता देता हूं, अगर आप सभी बच्चे CA इंटर में, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सर वो आदमी करता हाँ। जो आज उन्होंने करा है। सर एक्चुअली जर्नल एंट्री लिखा है। हाँ जी। सर ओ, कंटिन्यू। हाँ वही। नॉट रिकॉग्नाइज। अगर आप अकाउंट्स में 85 प्लस लेकर आते हैं तो क्या ले रहे हो? मतलब कि सर ने वहाँ से एंड एंड लगा दिया और नहीं लगाया। टैक्स में 70 प्लस लेकर आते हैं, एडमिशन के पार्टी में लेंगे। ठीक है, पार्टी के लिए तो आपको जो भी 5 स्टार होटल आप बोलेंगे, वहाँ खिलाओगे आप। एनी, वहां पे लंच या डिनर, इसका फोटो खींचो। एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, लंच और डिनर। अरे भाई।
भाभी और लगाओगे, भाभी और लगाओ भाई, एक पे तो गया ही। कहाँ पर? हाँ, चलो ठीक है, ले और यार एक मिनट, ये टैक्स में 75 कर। सर ये सर आप कैसे भी लग रहा है कि चलो 70 में वो है रिस्क है। ठीक है, तो लंच और डिनर और जो होटल आप बोलेंगे, एंड ये कौन सी अटेम्प्ट के लिए बात हो रहा है? मई 2025। आज क्या डेट है? सर आपको किसी वो तो है, दुष्यंत सर कह रहे थे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे दुष्यंत सर बहुत नेगेटिव इंसान। बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना, दिन का रूटीन क्या होगा, घर में कोई है ही नहीं बात करने को। पेरेंट्स से कितनी बात ही करते हैं, ये बड़े हो जाते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं जा शादी कर ले, इसकी बात करने। ठीक है ना? और 22 जनवरी 2020। एंड अभी रुक जाओ, एक बार पूरी फोटो लेना। वो जॉइंट अकाउंट से होगा ना? देखिए फोटो में हाथ लगाया ना। नहीं नहीं, जॉइंट अकाउंट की बात नहीं है, मैं लेके जाऊँ अकाउंट्स में, टैक्स में अगर आपके 85 75 आ गए, ठीक है। एक मेरे घर के पास ढाबा है, उसका नाम ही 5 स्टार होटल है। सर ये रिकॉर्डिंग से बातें कटेंगी तो नहीं? ठीक है, अब आप सोच के देखिए, ये कमिटमेंट मैंने कर दी है, बहुत अच्छी बात है। और सपोज करिए कि किसके नंबर आ गए, मान लो गोपाल जी। गोपाल कह रहा है ये सर ने अटेम्प्ट करने की बात करी। इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये, ठीक है ना? तो हो जाएगी। ठीक है, तो गोपाल जी के 90 प्लस आ गए अकाउंट्स में, और 80 प्लस आ गए टैक्स। दोनों ठीक है, दोनों एग्जाम्पशन भी बहुत डबल एग्जाम्पशन है। लॉ में, लॉ में कितने लिखूं? पास होने के लिए अब 40 भी आगे तो हो जाएगा काम। कह रहा अब क्या ही करने लॉ के नंबर। ठीक है, बट एनीवेज ये दोनों सब्जेक्ट मिल के आ गए। गोपाल जी का फोन आ गया, सर वह पास हो गया। मैंने कहा मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कह रहे सर आपको वो बात याद है AS29 की, जब आपने पढ़ाया था? मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, उसने कहा सर मेरे 90 अकाउंट्स में आ गए हैं और 80 प्लस आ गए। मैंने कहा गुड, मिठाई लेकर आई। कह रहे वो सब छोड़ो सर, आपने बोला था कि अगर इतने नंबर आ गए तो आप 5 स्टार होटल में लेके जाओ। फिर इसको पीछे से हंसने की आवाज आने लगी। ठीक है, मैंने कहा बेटे मैंने मजाक कर रहा था। मैं कहा मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा था, आपको तो आज थैंक यू बोलना चाहिए, आपको तो ये बोलना चाहिए सर आपने पास कराया। मेहनत तो ऑब्वियसली बच्चों की होती है, लेकिन थैंक यू सो मच सर कि हम पास हो गए आपकी गाइडेंस में। मैंने कहा आपको तो ये बोलना चाहिए आप बड़े अजीब हो, ऊपर से पार्टी मांग रहे हो। तो आप मुझे बताइए, क्या गोपाल जी को पार्टी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? बेटे इट वॉज जस्ट मोटिवेशन ड्रिल, मैं तो आपको बस मोटिवेट कर रहा था। पलटो हमें नहीं पता, हम तो सीरियस लेंगे। पलटो मत सर, ये और लगा दिया। पलटो मत, लेके जाएगा नहीं ठीक है, तो और इसने तो दोनों में से किसी एक में लाने थे, तो है ही नहीं है। 2 दिन पार्टी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या अगर आप बच्चों के नंबर आ जाते हैं तो मैं आपको क्या लगेगा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं जेन्युइनली आपको पार्टी देना चाहता हूँ? ऐसा आप मोटिवेट करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली दोनों मिलकर में जाएंगे, इनको मोटिवेट करके छोड़ो। हमें हमें जेन्युइनली। ठीक है, तो बेसिकली मैंने गोपाल जी को बोला मैंने मजाक करा था यार, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होते। कह रहे नहीं सर अब बात मजाक की नहीं है, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, पास हो गया। मैंने कहा तू क्या करेगा? कह रहा आई विल सी यू इन द कोर्ट। पहली बेटे एक FIR चल रही है, मेरे ऊपर भी चल रही है, कल हेयरिंग है, कल की क्लास का पता नहीं है तुम्हारा, दोनों पर होगी। अरे दुष्यंत सर ऐसे थोड़ा ना, एक उनके ऊपर FIR हो, ही मेक श्योर अगली मेरे ऊपर हो। समझ रहे? उनके ऊपर से पुलिस को बोल दो एक मेरा पार्टनर है उसके ऊपर भी कर दो। ठीक है ना?
ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने बोला कि नहीं, तो गोपाल जी ने कोर्ट में केस कर दिया बेटे। और कोर्ट में अब आप मुझे बताइए, साकेत कोर्ट देखा आपने? साकेत कोर्ट में केस चल रहा है गोपाल जी वर्सेस एड्यू जंक्शन, ईयर 2025। हाँ मुझे पता था तू एडू जंक्शन से तेरी एनिमिटी नहीं है, तू मेरे से ही निकालेगा। घर अपना नाम लिखो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको तब से गोपाल जी जी कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो अभी। ठीक है, और मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और आपको वैसे बता दूं, मेरी सिस्टर कोर्ट में ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज नहीं है। आपकी वो जज है, तो आपका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप ऐसे क्यों हो फिर? ठीक है, तो गोपाल जी वर्सेस एडू जंक्शन, और बेसिकली अब कोर्ट में केस चलेगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कंफर्म्ड है कि मैं केस हारूंगा ही हारूंगा, या मैं जीत भी सकता हूँ? जैसे कि जज के सामने खड़े, तो मैंने बोला कि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैंने मोटिवेट करा था, और मैं आपको वो क्लिपिंग दिखा सकता हूँ कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया था और मैंने एग्जाम्पल बोला था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो मैं क्लिपिंग दिखा दूंगा ना कि मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं अगर ये है तो पार्टी मिलेगी एज पर दिस एग्जाम्पल। हाँ होटल है, नेहरू प्लेस में एरोस होटल है, बहुत अच्छा होटल, कोई बात नहीं, 5 स्टार होगा, 5 स्टार होटल, A1 होटल। कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक ही ये बन सकती है। ठीक है। सो मुद्दे की बात ये है कि मैंने बोला कि मैं बच्चों को मैंने मोटिवेट करा था, और इस चक्कर में गोपाल जी के इतने नंबर आ गए, बाकी बच्चों की एग्जामिशन आ गई, नहीं तो ये पढ़ ही नहीं रहा था। मैम इसका अटेंडेंस देखिए आप, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखिए आप पहले के टेस्ट में। लेकिन इस दिन के बाद से पढ़ना शुरू हुआ। अब ऐसे से कितने बच्चे 5 स्टार होटल गए? मैं गया हूँ सर, शादी में। आप गए, गुड, गए हो, है ना। मतलब 5 स्टार होटल में मुझे ध्यान है फर्स्ट टाइम ना जब गए थे, जैसे मैं, दुष्यंत सर और एक और फ्रेंड था गुरप्रीत, अभी तो तीनों सीए बन गए, पर फर्स्ट टाइम में मतलब बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग कोट पैंट पहन लिए थे। वहाँ लोग ऐसे घूम रहे थे। हाँ वहाँ लोग ऐसे घूम रहे थे। हाँ, लोग तो ऐसे ही हो गए, जो हमें लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा ही होता है डेफिनेटली। ठीक है, तो जाएंगे तो एक बार देखेंगे वो चीज़ है। बट तो उधर ना यही हुआ था, उधर ना जैसे वो मिलता है नीचे ना, ब्रेड या क्रॉसो होता है। ठीक है, तो जागृति मैम ना 5 स्टार होटल में जॉब करती थी। ताज होटल देखा आपने, चाणक्यपुरी, तो उनके करियर में तो बर्थडे पे क्या होता है कि आप अपने साथ ना 4 लोगों को इनवाइट कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा। ठीक है, तो मैंने दुष्यंत सर को, और एक साथ में गुरप्रीत है, तो उसको इनवाइट करा। तो जब हम तीनों एकदम रेडी होके गए ना, तो एकदम पहले उनको लगा ये क्या हो गया, इनको ऐसा क्या अचीव कर लिया। पर ना स्टार्टिंग में ना सिर्फ ब्रेड सर्व हुई, और हमें लगा ऐसे ही खाते भाई 5 स्टार में, मतलब नहीं होती दाल या कुछ नहीं है, पूरी प्लेटों में ब्रेड डाल दी। ठीक है, वो क्रॉसो था और आइसक्रीम भी थी। ठीक है, हमें लगा ये ब्रेड खानी है और आइसक्रीम, और दुष्यंत सर तो आइसक्रीम खानी शुरू भी कर दी। बाद में फिर ऑर्डर लेने आए हो, फिर हमें पता लगा कि भाई ये सिर्फ स्टार्टिंग का था। ठीक है, दाल मखनी और खा सकते हैं। हम एक दूसरे को देख रहे थे, बोल तो सकते नहीं है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या है। तो इट वाज लाइक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। वो काफी बढ़िया होती है और ये चीजें। हाँ ये एक्सपीरियंस जरूरी होते हैं। एग्जैक्टली, तो हाँ बहुत एक्साइटिंग होते हैं। बिल्कुल। पता ही नहीं रहता हाँ, कुछ। मतलब भाई मतलब बड़ी चीज ताज होटल जा रहे थे, छोटे ही थे। बाद में हम सोचते हैं कि यार फर्स्ट टाइम हम गए थे तो और ऐसा अब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ये ठीक है, फर्स्ट टाइम जाने का क्रेज अपना होता है, हाँ। लेकिन फूड बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता 5 स्टार, एकदम। जो बेस्ट आप खाते हो ना, वो छोले और पराठे, विराट कोहली तारीफ करता है तो रेडी वाले जो एकदम
मतलब होता है ठीक है, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड फूड रहता है, उनका फ्रिज है या कॉस्ट है वो है, ठीक है, बट एनीवेज मतलब उधर जाना तो डेफिनेटली वर्थ इट तो होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा। बट मुद्दे की बात ये है कि मैंने कहा मैम मैंने ये ट्रैक के एंगल से बोला था, तो आप मुझे बताइए मैं केस जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ये कंफर्म्ड बात है क्या? तो आप मुझे बताइए, क्या मैं, मेरा लंच पे मान लो खर्चा होगा 10,000 का, इस बात का जैसे ही ये इसके नंबर आ गए गोपाल जी के, मैं लाइबिलिटी बना दूं या मैं इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कंफर्म्ड नहीं होती, जो कि कंफर्म्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एंड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट क्या है? कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का जो जजमेंट आएगी उस पे डिपेंडेंट है भाई। जब तक डिपेंडेंट नहीं है, अब लाइबिलिटी कैसे बना लोगे? पहली बात समझना, लाइबिलिटी कैसे, लाइबिलिटी होती है कंफर्म लाइबिलिटी, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, सैलरी देनी है, कंफर्म लाइबिलिटी विद द एग्जैक्ट अमाउंट। मैं क्या हमेशा लैंडलॉर्ड से पूछता हूँ कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, इट इज एग्जैक्ट। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजन? प्रोविजन में अमाउंट एग्जैक्ट नहीं होता बेटा, देना तो पक्का है। आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको अगर 5 साल हो गए तो आपको ग्रेचुइटी तो देनी देनी है, लेकिन कितने रुकेंगे? और ग्रेचुइटी 5 साल होते ही नहीं मिलती, 10 साल बाद आप जब यहाँ से रिजाइन लोगे तो होगा, तो कितनी लाइबिलिटी बता ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो प्रोविड पर कंफर्म्ड है, लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट अ कंफर्म्ड लाइबिलिटी, इट्स नॉट कंफर्म्ड। अभी मैं वर्ड कंफर्म बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, इट्स नॉट अ कंफर्म लाइबिलिटी एंड it will be confirmed on the basis of some future events which is not in the control of the organization। अब मुझे बताइए, पहले तीनों का फर्क पता लग गया आपको? अब हम इसको और बेटर तरीके से लिखेंगे बच्चे, ठीक है ना? जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था वो डिलीट कर लीजिएगा प्लीज। चला गया ग्रुप पे? कोई बात नहीं, एडमिन तो मैं ही हूँ। चलो गुड है, नहीं यार अब इतने अच्छे नंबर ले आए ना, बिल्कुल ले जाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो रिकॉग्नाइज करा आपने, ठीक है जी, एंड जर्नल एंट्री और नोट, ठीक है। ये जो होता है, जो अमाउंट होता है वो एग्जैक्ट पता होता है आपको लायबिलिटी में। यहां पर जो अमाउंट होता है वो एस्टिमेटेड होता है, और यहां पर जो अमाउंट है वो भी एस्टिमेटेड होता है, चाहे एग्जैक्ट भी हो, ठीक है ना? मतलब उससे कोई वो नहीं है। और एक और वर्ड लिखूंगा, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब पता है क्या होता है? कंफर्म्ड है भाई, लायबिलिटी है भाई। प्रेजेंट का मतलब होता है कंफर्म्ड लायबिलिटी, जो मैं आपको वर्ड बोल रहा था ना, कोई डाउट थोड़ा ना भाई, मुझे रेंट देना है, कोई डाउट थोड़ा ना मुझे सैलरी देनी है, इट्स अ कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन, सो इट्स कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रोविजन पे क्या लिखूं? दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पॉसिबल। सर कंफर्म भी है ना, कंफर्म्ड ही है तो प्रोविजन भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज अ पॉसिबल। पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होगा, कब होगा वो देख लेंगे। आप पॉसिबल और प्रेजेंट दोनों लिख दीजिए, ज्यादा डोमिनेंट पोर्शन यही है ऑब्वियसली, बट डेफिनेशन जब देखेंगे ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी की दो लेवल पे डेफिनेशन है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, तो ये वाली चीज है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल दी obligation is required। और रिक्वायर्ड का बेटर वर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल होता है मोर लाइकली देन नॉट,
यानी कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। गारंटी है ना, अगर आपको कोई चीज लाइबिलिटी सेटल करनी है 100%, so it is more likely than not। क्लियर है बच्चे? और प्रोविजन में भी यू वुड नीड आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द obligation is required। और यहां पर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द obligation is required। बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं मैं। तो आपने तो सर तीनों में सेम लिख दिया है ना। इफ आउटफ्लो ऑफ, एक मिनट रुक जाना, आउटफ्लो मत लिखना, कुछ लैंग्वेज है, टेक्निकल है। इफ possibility of outflow of resource is remote। remote का मतलब होता है बहुत कम चांसेस। आपको हो सकता है कुछ समझ ना आए अभी, लेकिन आप लिख लीजिए एक बार, क्योंकि नेचुरली अभी इधर लिखेंगे तो सही लग रहा है। contingent liability is not to be disclosed। सर ये क्या लिख रहे हो, छोड़ो ना बेटे, आप बस एक बार लिख लीजिए बस उसको। सर ये अब आप क्या बोल रहे हो, आइए अब मैं आपके साथ स्टार्टिंग से बात करूंगा। अब आपने काफी टर्मिनोलॉजीज देख ली है, समझ आ जाएंगी जल्दी जल्दी बात। तो लायबिलिटी जो होती है वो कौन सी ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट। प्रोविजन भी कौन सी है, एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी को मान के चलिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। जनरली प्रेजेंट छोड़ो ना एक बार, अभी कहां टेक्निकल। सो इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो गोपाल जी ने मेरे ऊपर केस करा, तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि मे बी मुझे पैसा देना पड़े या फिर नहीं दे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मैं कह सकता हूं अगर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और अगर मैं हार गया तो क्या लग रहा है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स चाहिए होगा। तो आप मुझे बताइए, इज इट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? यस। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब आप बोलेंगे, एक बार लिख लीजिए इसको, और अब मैं आपके साथ कॉर्पोरेट लेवल पे बात करूंगा। एक बात बताइए, आप एक कंपनी है, आपके ऊपर 25 केस चल रहे हैं, जीएसटी के 4-5 चल रहे हैं, इनकम टैक्स के चल रहे हैं, और अभी वो केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया। हो सकता है कि आपको कई पैसा देना पड़े, 1000 करोड़, 500 करोड़, इतने से। आपको पता है वोडाफोन का शेयर एकदम से क्रैश क्यों हो जाता है, कुछ एजीआर ड्यूज होते हैं, पता नहीं 42,000 करोड़ देने हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही निकाला भारत सरकार ने, शेयर क्रैश। तेरा पैसा ही नहीं है उनके पास, लोन ले लेंगे तो गिर जाएंगे वो। वोडाफोन आइडिया खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है बाबा। कुछ एजीआर ड्यूज होते हैं, वो रॉन्ग कैलकुलेट करे कितने सालों से, जिस वजह से गवर्नमेंट ने पहले नोटिस दिया 42,000 करोड़ दे। तो वोडाफोन ने बोला आई सी यू इन द कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विंस। और ऐसा होते ही स्टॉक क्रैश हो गया पूरा, पता नहीं 2 रुपए 5 रुपए पे चल रहा है शायद। समझ रहे हो, मैं अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। आपके क्या कंपनी के अंदर इतने सारे केसेस ऐसे नहीं चल रहे होंगे जो कोर्ट में पेंडिंग होंगे।
और प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करूंगा। भाई साहब आप आम आदमी को तो बोल सकते हैं अभी ऑर्डर नहीं आया, मैं आपके केस में घुस गया ना तो मैं कंफर्म्ड भी बता सकता हूँ तुम जीतोगे कि हारोगे। क्योंकि अगर ऐसा सिमिलर केस किसी और कंपनी में गया था और वो हारे, आई कैन डू एनालिसिस ऑन 1-to-1, मैं पूरे पेपर खुलवा दूंगा आपके। आपको क्या लग रहा है, आप कल को ऑडिट होगी आपकी कंपनी की, आप समझिए ऑडिटर का पर्सपेक्टिव। तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जो केस चल रहा है, चाहे तुम हार भी गए होगे, हारने वाले होगे, या तुम्हें पता है हार जाओगे, तुम उसको कभी लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। आई मीन टू से प्रोविजन भी कि मैं हारने वाला, क्यों? क्योंकि जो ओनर है वो घबरा जाएगा। क्योंकि अगर तुम हारे, सपोज करो, तो तुमको, अगर तुमने मान लिया कि तुम हार रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, आपको पैसा देना पड़ेगा वो टैक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ, यू हैव टू बुक द एक्सपेंस एंड द लायबिलिटी, एंड यू विल प्रेफर कि अरे यार 5 साल केस चल रहे हैं, हेयरिंग पे चला है उसको, इस साल में बुक नहीं कर सकता, इन्वेस्टर प्रॉफिट पे बर्डन डाल रहा है मेरे पहले। ऐसा होता है एग्जैक्टली। ठीक है, आई वांट की कीप इट अंडर कंटिजेंट लायबिलिटी, आप समझो ना। लेकिन ऑडिटर, आपकी लिस्ट होती है कंटिजेंट लायबिलिटी की, और ऑडिटर एक एक केस के बारे में समझेगा, और उसे पता है कि तुम उसे कंटिजेंट ही दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर उसने प्रूव कर दिया कि ये तो हारा हुआ केस है तुम्हारा, बस ऑर्डर नहीं आ रहा, वो बोलेगा लायबिलिटी रिकॉर्ड कर इसको। अच्छा तो वो बोल सकता है कि यस, दैट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट। अगर ऐसा सिमिलर केस 10 लोग आज तक लगा चुके हैं, वो हार चुके हैं, हाउ कैन यू से इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी? कंटिजेंट वो होता है जो चीज कंफर्म्ड नहीं है, और कंफर्म्ड के अंदर तो मैं बहुत सारा डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ, क्या चीज कंफर्म्ड है क्या चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कंटिजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करा जाता है। ऑडिटर इस एक एक केस को असेस करता है, और उसे पता है तुम क्या सोच के कंटिजेंट बोलना चाह रहे हो। यू डोंट वांट टू ब्रिंग दिस इन द बुक्स, क्योंकि नहीं तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलेंगे वो क्या कर रहे हो भाई, कह रहे वी मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग 20% ग्रोथ, आपने इस क्वार्टर में केस का खर्चा डाल के पूरा खत्म ही कर दिया मोमेंटम हमारा। हमने बैंक से फंडिंग लेनी थी, हमने क्या क्या करना था, इम्पैक्ट, यही बातें होती है। समझ रहे हो? अभी आम जनता थोड़ा ना समझ सकती है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करा जाता है, फिर ऑडिटर इसको देखता है और दे जज, ठीक है, कि वेदर इट इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एज अ प्रोविजन और अ लायबिलिटी। बट पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो सकता है अगर करवा दे वो, ठीक है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी को कहाँ क्या करा जाता है, डिस्क्लोज। और आप मुझे बता दीजिए गोपाल जी, आपने मेरे ऊपर केस करा हुआ था, मेरे लिए तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, अभी 50-50 चांस है, लेकिन आपके लिए क्या बन गया वो? In my books, it is contingent liability. If I lose, I have to pay. But for him, it is a contingent asset. If he win, he'll get, but he is not sure. तो कंटिजेंट एसेट होता है पॉसिबल इनफ्लो ऑफ रिसोर्स, पॉसिबल। तो मैं अगर छोटी सी बात बोलूं कीवर्ड्स के थ्रू, कंटिजेंट एसेट क्या हुआ बच्चे, इट इज अ पॉसिबल इनफ्लो ऑफ रिसोर्स, लिख सकते हो। हाँ वो टेबल में, तो वो पॉसिबल इनफ्लो ऑफ रिसोर्स है जो कि अनसर्टेन है, और किस चीज पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और वो इवेंट क्या है, कोर्ट का ऑर्डर। भाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कंफर्म्ड एसेट है तेरा, तो मुझे डेटर बना देगा और इनकम बुक कर देगा। लेकिन जब तक नहीं है तो यू विल शो इट एज अ कंटिजेंट एसेट। अब मुद्दे की बात यो है, अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। आप मुझे बताइए, आप ही बताइएगा, क्या कंटिजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? नो आंसर इज नो। और रीजन बताइए। सर क्यों इन अकाउंट्स फॉलो कंजर्वेटिज्म, इन अकाउंट्स फॉलो conservatism. If you're not sure that it will flow into your organization, how can you book that? तो आपको रिकॉग्नाइज तो नहीं करना चाहिए, पर क्या आपको डिस्क्लोज करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए?
नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या लिखा जाता है, या तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, या फिर अगर एक कंपनी नहीं है तो अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट। नोट्स टू अकाउंट्स मत लिख दीजिएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में करा जाता है और कंटिंजेंट एसेट को डायरेक्टर्स रिपोर्ट में करा जाता सर दैट सी कंटिजेंट लायबिलिटी पे ज्यादा फोकस है rather than ऐसे उसको डिस्क्लोज करना नोट्स अकाउंट में जाके दिखाना ही दिखाना है वो है। बहुत डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, उसमें 3-4 पेज की डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। अप्रूविंग अथॉरिटी, देखिए कभी एनुअल रिपोर्ट लेकर आऊं। ये चीज दिखाऊंगा ये बताऊंगा ये भी दिखा दूंगा ये वाला नोटिस ये इनवॉइस पर कभी आएगी, मेरे मेरा नंबर भी आएगा तो एक लिख लिया, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली आप एक लेवल पर आपने एक चीज समझी कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है लायबिलिटी, तो अब इसको हम रीड करेंगे और एक दो चीजें बस मुझे और बतानी होंगी और इसके फिर हम केस स्टडीज देखेंगे, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन इज्जत से लिखेंगे, पेपर में आएगा तो आपको सही से लिखना होगा, ठीक है ना बच्चे। आइए देखते हैं, और भी बातें होंगी बट अब मैंने आपका ना सोच डेवलप कर दी है, और अब देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट और नहीं है सर इसमें राइट नहीं था हल्का फुल्का है कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ खास नहीं, छोटा स्टैंडर्ड है। नहीं हाँ, नाम नाम है बस खत्म बेटे खत्म, गो वेंट गॉन हो गया पूरा सिलेबस। 23 27 28 10 15 5 रहे हैं 23 एक क्लास का है, 27 एक का है, बाकी 3 दो दो क्लास के, 6-8 लेक्चर। कर तो पता नहीं अरे सुल्तान कर दे छटाई, टैक्स की रह जाएंगी मेरी। सर गोपाल कह रहे थे टीटी में तो वही थी 8-10 ही थी, जीएसटी में होगी 20-22। सर गोपाल कह रहा होटल में मिलेंगे सर कुछ निकालने कह रहा होटल में मिलेंगे क्या नहीं नहीं यार, पास करना है यार बिल्कुल। मेरा एग्जाम्पल जो कंटीजेंट लायबिलिटी आपने बनाया है वो बनेगा कह रहे प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा आई विल आपको, मेक इट रियल और मैंने ये नहीं बताया अगर नहीं है तो भी तो होगा कुछ। ये कुछ नहीं होना सर आप क्या बोला नहीं, अगर तुम्हारे नहीं आए, आप अगर ये अग्री करते हैं, पर अगर नहीं है तो आपके ऊपर भी तो इम्पैक्ट आना है, आप लेके जाओगे फिर मुझे। हाँ, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही दोगे भाई। पेनल्टी भाई जब बराबर रखाई थी ना, आप लेट आए तो आप दोगे, मैं लेट आया मैं, इसमें कैसे। सर ये बात निकाल सही बात तो आ रहा हूँ सर हम भी यार स्टूडेंट आप हमसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांगे ऐसी गुरु दक्षिणा ये तो गलत है हम उठा मांगे तो गलत है अभी नहीं मांग नहीं, कौन से मॉड्यूल में है, लायबिलिटी बेस्ड, चैप्टर 6 निकल गया पेज। गलती होगी सर इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़िए, एंड ये प्रोविजन के बारे में बताएगा आपको, सिर्फ ऐसे नहीं है कंटिंजेंट पर है, आराम से पढ़िए। आर्बिट्रेरी होता है, कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आर्बिट्रेज एक और भी होता है, कुछ एफएम में भी पढ़ा होगा शायद से। पता नहीं क्यों रहे, वहाँ लिखा हुआ है, मतलब अपने अपने, हाँ मतलब कोई विदाउट एनी लॉजिक और एनीथिंग आप प्रोविजन बना रहे हो, कंटिंजेंट बना रहे हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट, आईसीआई को लगा कि इस पे स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिफाइंड बातें होंगी तभी तो क्लैरिटी आएगी।
जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तब तक कैसे गाइडिंग। यही वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे भी अगर कर रहे हो प्रॉफिट कम ज्यादा कर रहे हो। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट स्मूथिंग। ठीक है ना, क्लियर है? यार ये क्या हो रहा है? उसको रोकने के लिए प्रोविजंस में अप्लाई होगा, रिकॉर्ड करता है सारी चीजें, प्रोविजन जो कंटीजेंट लायबिलिटी है इसमें वो कैसे रिकॉर्ड करना है, किस गाइडेंस पे, बिल्कुल, उसको बता दो। क्योंकि वरना कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी। मान लो इस साल मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, मैंने कहा भाई प्रोविजन मत बना, ठीक है, अगले महीने बना लियो, अगले साल मंथली भी बनता है भाई बड़ी कंपनियों में। किसी महीने में प्रोविजन साइड कर दिया आपने, प्रॉफिट दिखा दिया, तो यार इट हैज टू बी इन शॉर्ट। क्लियर है जी? एग्जाम्पल नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है ऑनलाइन क्लास हो गया आपके बच्चों, तो कोड जाना है। तो वारंटी भी होता है, कंपनियां प्रोविजन बनाती है। ठीक है, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, 1 ईयर वारंटी, वो जो उसका मेटालिक सरफेस होता है, द बॉडी ऑफ द कार, मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज वारंटी ड्रिवन। एंड एक बिजनेस एक्सपीरियंस होता है, तो मैं एक एस्टिमेट बेसिस पे प्रोविजन बनाता हूँ वारंटी। चलिए बहना वाला मिल जाओ। बस यही है ना कि वारंटी के लिए उन्होंने नहीं बनाया इस एग्जैक्टली, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उस years बना हाँ, लेंगे। वो कह रहे हैं कि इस साल यार प्रॉफिट कम है, वारंटी का प्रोविजन मत बना। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप प्रोविजन को ऐसे बैडेड प्रोविजन भी सोच सकते हो। प्रोविजन फॉर बैडेड क्या होता था, इतना पर एस्टिमेटेड डूबेगा, तो मैं एक महीने नहीं बना रहा क्योंकि इस महीने प्रॉफिट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ही तो है। तो वो बोल रहा है एनालॉजी सेक्शन रिमूव दिस हाँ, एनालॉजी स्टैंड्स रिमूव से मतलब रोक नौकरी पर तो एक्सेप्शन चीज हुई है इस बार, तो वो हट जाएगी। ये जो सिचुएशन है, इट स्टैंड्स रिमूव्ड विद एस29। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? ओके, ये वही मतलब अच्छा अब बना रखा है, थोड़ा सा ऐसे ही लिखा होगा कि कंपनीज क्या करती हैं, हायर प्रॉफिट होते हैं, क्रिएट अ प्रोविजन नहीं दिखा नॉट रिक्वायर्ड, एंड और इसलिए भी करती है कि प्रोविजन इससे बना दो ताकि अवॉइड टैक्सेस। हालांकि अब आप काफी लेवल पे पढ़ चुके हैं, प्रोविजन की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, फालतू की बात होती है, प्रोविजन पे तो कोई नहीं मिलती। समझ रहे हो? हालांकि और एडवांस बोल दो कभी कभी मिल जाती है, पर वो कब मिलती है वो छोड़ो अभी आप। ठीक है ना? तो क्लियर है जी? AS29 should be applied for provisions in contingent liability and dealing with the contingent asset other than those resulting from financial instruments that are carried at fair value। अपने को नहीं जाना, मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शंस, इसके ऊपर भी सरकार ने स्टैंडर्ड बना दिए थे, सेक्शन 30, 31, 32 बने हुए हैं। ऑल्दो दे आर नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो वो अप्लाई नहीं होते, समझ रहे हो? बट देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, जो तुम लोग फाइनल में पढ़ोगे। तो उसके ऊपर उस पे क्या कंटिंजेंट, हमें क्या लेना देना बेटे। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये थोड़ा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 तरीके की लायबिलिटी निकल सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप सबने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है? बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने तुमको एक सामान बेचा, मैं सेलर हो गया, बायर हो, आपकी बुक्स में बीपी, मेरी बुक्स में बीआर,
मैंने डिस्काउंट करा लिया, पैसा आ गया, बैंक किसके पास जाए? बायर के पास, आपके पास। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये भी तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। हाँ दैट मे रिजल्ट इन, मतलब मी पेइंग मोर मनी, मैं आपसे रिकवर करूंगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो कंटिंजेंट है। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पढ़ पढ़ के देखना पड़ता है, अगर ये नहीं हुआ तो तेरी लायबिलिटी आ जाएगी, ये नहीं हुआ तो तेरी लायबिलिटी आ जाएगी। देयर आर मेनी एंगल्स टू डील विद, समझ रहे हो? तो आप ऐसा मत सोचिए बस एकदम सामने सामने बस एक ही एग्जांपल जो मैंने बनाया वो कॉन्ट्रैक्ट रीड करके 500 कंटिंजेंट लायबिलिटी निकल कर आ सकती है। मैं आपके लिए मॉल बना रहा हूँ, अगर एक साल में मॉल नहीं बनाया तो मेरे को आपको 1 करोड़ रुपए रेम्बर्स करना है, क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है? यस, इट डिपेंड्स, बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत आपको ये कमिटमेंट्स इन्वेस्टर बतानी पड़ेगी, नहीं तो एकदम से चेंज हो जाएगी कहानी। अभी तक तो वो उसको पता ही नहीं है, 12 महीने बीत गए, आप कह रहे हो 5 करोड़ की पेनल्टी आ गई, यार पहले कैसे नहीं बता मैं? तभी तो स्टैंडर्ड है कि पहले से बता दो भाई, अगर कुछ गड़बड़ हुए तो पहले से एस्टिमेटेड बता कर। क्लियर है ना? दोज रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होता है इसकी सिर्फ हमें डेफिनेशन देखनी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बोथ द पार्टीज ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं करी, और या फिर अगर मैंने 50% करी है तो आपने 50% परफॉर्मेंस करी। मेरे कहने का मतलब है मैंने 50% आपका मॉल बना दिया, आपने 50% पेमेंट करी, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें आपको लॉस हो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बोथ द पार्टीज हैव नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल, और both the parties have performed to an equal extent. Onerous contract is a contract where ultimately there will be a loss to the parties. कारण कि इसमें से आ रहा है अदर देन, तो ये लिखा हुआ है मतलब नॉट इंक्लूड वाले को नहीं, वो तो ठीक है पर ये इंक्लूड वो भी कैसे रहेगा? मैडम इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड लेयर पे कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अरे इंश्योरेंस एंटरप्राइज जो कि पॉलिसी होल्डर पे, भाई साहब इतनी सारी इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, कब गाड़ी किसी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, कभी कुछ है, तो क्या कंटिजेंट लायबिलिटीज नहीं है? बट इट विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ बाय AS29, AS29 में नहीं है, दोस कवर्ड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है, लिखना चाहते हो या आगे बढ़ जाओ? लिख लीजिए एक बार। कमाल जी, एनी डाउट्स? मैंने यार, तू ये रात को 11:30 फोन कर देता है कभी, और मैं फोन उठाता हूँ और कह रहा है फोन अब देख, अब तेरा फोन ही नहीं उठाना। नहीं मैंने कल मैंने बोला क्लास मतलब कल लूंगा, फिर मैंने कल लंच करके तब मैंने वो पूछी थी। अच्छा, हाँ याद तो है, तो ले लिए ना डाउट। बट सर बहुत सारे हैं कि मैं सोच रहा हूँ मतलब एक तरीके से लाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो डाउट्स तो लेकर आओगे। पहले अभी क्या अभी ऐसा चल रहा है, तो हमसे नंबर आ गया तब डाउट तब लिखा, तो उसमें जो उस तरीके से ही जाएंगे, टेक्स्ट का नंबर आएगा टेक्स्ट आएंगे तब जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो स्टॉक मार्केट देखता ही नहीं यार अब। क्या सर आपको क्या बोलते हैं? मैं कॉइन्स में ही देखता रहता हूँ। क्या पहन रहा था आप? अंधा वैसे है। हमारे नोट पे क्या गांधी ने चश्मा उतार रखा है? सर क्या वो करे थे, नेता बन जाओ फिर क्या चाहिए, पेंशन हाँ, मिल जाएगी आप, पैसा अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं है कि वह चलते रहो। कह रहे पेंशन बन जाएगी फिर आपकी नेता बनने के बाद, परमानेंट अच्छा, मौज लेना, हाँ, चिल करना। नहीं यार, अगर मैं बनूंगा तो मैं कुछ चेंज करूंगा। सर के जरूर बनवा रहे हैं। हाँ, सर सबसे पहले हॉस्कास भेज के रेस्टोरेंट के प्राइसेस कम करूंगा। सर वहाँ लास वेगास जा रहे हो वहाँ से सर, आप भी जा रहे आशीष सर, हो? वो एग्जांपल में गया हूँ क्या बस? नहीं सर वो जाने वाले सही में यार? उनका वीजा का वो है अभी, उनके जो ब्रदर है वो बुला रहे हैं ना, तो उनका वीजा का हाँ वो टेस्ट है अभी हाँ, मार्च में शायद, तो उसके बाद वो बता रहे थे कि वहाँ जाएंगे, तो बता रहे थे कि वहाँ पर न्यूयॉर्क फ्रांस पता नहीं कहाँ पर, वहाँ पास में ही डांस हो जाते, तो वो चले जाता हूँ। वियतनाम की ट्रिप सर ने मारी भी है। नहीं सही है भाई, मैं जानबूझ के नहीं जाता, आप बाहर की ट्रिप कब मार रहे हो? मैं नहीं मानता मार्केट में। सर आप सिर्फ दिन पे जाते मेरा हो? जो खर्चा होता है ना, वो 5x हो जाता है, 10x हो जाता है।
अगर जैसे मैं गोवा भी जाता हूँ, कहीं भी इधर है, तो मैम बहुत बहुत मतलब मेरे को भी मजा आता है अच्छे होटल में जाने में, बहुत एक्सपेंसिव होटल। तो इसलिए मेरे को बाहर का मेरे को शौक नहीं है, मेरे को 5-6 दिन बस गोवा में भी चिल कर लिया बहुत है भाई। सर वैसे सिटी के गए हो आप, मतलब क्रूज पे? हाँ मैं सोच रहा था, लेकिन गया नहीं। वन टाइम एक्सपीरियंस करना था, हाँ, वन टाइम तो है भाई। बहुत बढ़िया से हाँ, क्रूज वाला वो एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा। समुद्र समुद्र में। हाँ। ऑनर्स का क्या मतलब बताया था आपने? लॉस, लॉस इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कैसे? एक बार एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पढ़ लेना, प्रोविजन का मतलब पढ़ लेना, दो पढ़ लो पहले, लाइबिलिटी मैं बताऊंगा। सर ये तो नाइदर परफॉर्म्ड वाला पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वाला, मतलब लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई, ना करा था उसने, उल्टा पैसे ले लिया। मैं ये नहीं बोल सकता लाइबिलिटी, वो बस इसका मतलब बस मतलब ही समझ लो, बस ऐसा कुछ और सिर पैर नहीं है आगे पीछे। ठीक है ना, मतलब वो कोई और किसी लेवल पे कुछ वो बताना नहीं। डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस प्रोविजन एग्जैक्ट होता है, आपने बताया नहीं नहीं, एस्टिमेट है प्रोविजन, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं करता। नहीं, एस्टिमेटेड लिखवा है। ठीक है। अब एक बार लाइबिलिटी को पढ़िए। लाइबिलिटी क्या बोल रहा है? इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपका समझ, प्रेजेंट मतलब कंफर्म of an enterprise arising from past event। obviously अगर मेरे को रेंट देना है, मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बट क्यों है भाई? रेंट एग्रीमेंट साइन करा हुआ है ना, out of past event, the settlement of which is expected to result in outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, settlement of which requires an outflow of resources from the enterprise। ठीक है जी। तो लायबिलिटी के अंदर कुछ कीवर्ड्स क्या हो गए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past events and settlement would require outflow of resource। क्लियर है? अब आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी पे, एग्जैक्ट बात करूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वर्ड है, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है कंफर्म्ड ऑब्लिगेशन। कि अभी हो रही है। नहीं अभी नहीं है, हो सकता है 1 महीने बाद हो। अब जैसे मैंने लोन लिया, मेरे को 6 महीने बाद पैसा देना है, तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब हाँ तो बड़ा है ना, मेरे सर पे लायबिलिटी की तरह मेरा लोन है आज का, चाहे मैं उससे 10 साल बाद पेमेंट कर रहा हूँ, पर वो आज की लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करोगे उस लायबिलिटी। ठीक है जी। अगला देखिएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट है ना, देखोगे 2 पॉइंट लिखे। ठीक है, पहला वाला आपको आसान लगेगा, पहले देखते हैं। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिक, बिल्कुल पता है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। हमारे केस में पास्ट इवेंट क्या हो गया? आज का इवेंट हो गया, मैंने लिख के दे दिया आपको, तभी तो इवेंट मतलब ये चीज हो गई पास्ट इवेंट। द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। समझ आया आपको? तो ये तो वो कोर्ट केस वाली बात हो गई ना वो सारी। अब अगला देखिएगा, अगले में आपको लगेगा सर ये बहुत अजीब बात लग रही है, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट का मतलब तो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर जी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर केस चल रहा था और फैक्ट्री वो केस हार गई। पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट्री पे ताला लगना है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, पेनल्टी वेनल्टी नहीं लेनी मैंने। आपकी फैक्ट्री चल रही है, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं और वो इतने डेंजरस पॉल्यूटेंट है, कोर्ट का ऑर्डर आया, फ्रॉम टुमारो लॉक द फैक्ट्री। पैसा जा रहा है क्या मेरा? पैसा नहीं जा रहा, पर क्या ये मुझे बताना जरूरी नहीं है? ये मेरी लायबिलिटी तो नहीं है, कैसे रिकॉर्ड करूं जब पैसे इन्वॉल्व नहीं है? तो इस चीज को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और क्योंकि पैसा नहीं जा रहा तो इसलिए इसको क्या बोल दूंगा मैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है जी, आराम से पढ़ेंगे। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज। नॉट मतलब भाई रिकॉर्ड थोड़ा कर दूंगा, बिकॉज it is not probable that outflow will be required to settle the obligation। पैसे से सेटल नहीं होने का है, ताला लगेगा फैक्ट्री, तो भी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। और एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। सर जी कोर्ट ने ऑर्डर बोला है कि एक तो ये है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस टू द एनवायरमेंट वी विल यू हैव टू पे, वी विल कैलकुलेट द अमाउंट एंड वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स।
पैसा तो लगेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ नहीं बन रहा, एस्टिमेट ही नहीं बन रहा सर, कुछ तो एस्टिमेट नहीं बन रहा है एस्टिमेट, तो वो क्या हो जाती है मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो है कंटिंजेंट। अभी तो आपने एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, इसमें आपने बताया था कि ऑडिटर ने असेस करा कि बैंक में कि दैट केस ये तुम हारो ही हारो, तो वो हमारा कहाँ आ रहा है, पॉसिबल में या प्रेजेंट में? प्रेजेंट में भी आ सकता है। प्रेजेंट होगी। और अगर वो अमाउंट भी बता सकता है एस्टिमेट पे, तो मुझको उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हाँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू में आ गया ना ना, इस केस में। एक मिनट सुन ले, कंपनी को कोर्ट केस चल रहा है, और वो कोर्ट केस देख के लग रहा है कि तुम पक्के खाए, ऑर्डर नहीं आया अभी, पर लग रहा है पक्के ऑडिटर खाए। की प्रोफेशनल जजमेंट है। ऑडिटर को लगा है पक्के हारे, सब्सटैंशिएटेड विद सो मेनी केस लॉज, ये एग्जैक्ट यही केस लॉ इस कंपनी में हुआ है, कोर्ट भी रेफर करेगा उस केस लॉ को, तुम हारे। तो मुझे बताइए, तो क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है? नहीं। तो ये या तो लायबिलिटी होगा या तो प्रोविजन होगा। अगर तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकता हूँ तो लायबिलिटी भी हो सकता है, और अगर एस्टिमेटेड है तो, एंड जनरली आप या कोर्ट ऑर्डर फैक्टरी कुछ करनी है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। हाँ जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है। और अगर अभी तक वो कोर्ट जैसे ऑर्डर नहीं आया था, तो बस उसको मैं क्या बोल दूंगा कि वो मेरा प्रोविजन है, लेकिन कल को जब एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसी को लायबिलिटी बोल दूंगा, प्रोविजन खत्म कर दूंगा, प्रोविजन डेबिट टू लायबिलिटी। बताइए, क्लियर है? कंटिंजेंट एसेट पड़ी हो, ये उसी उसी शुरू कर रखा है लायबिलिटी वाली को। बस कंटिंजेंट एसेट में प्रेजेंट एसेट नहीं है, पॉसिबल एसेट है, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंफर्म्ड इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस इट्स एग्जिस्टेंस इज कंसीडर्ड प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट, एंड पॉसिबल क्या होता है, इज कंसीडर्ड लेस प्रोबेबल। क्लियर है जी? रिस्ट्रक्चरिंग का कुछ नहीं, वो इंटरनल रिस्ट्रक्चर, अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना, वो सब लिखा है। प्रोविजन के बारे में पढ़ लीजिए, प्रोविजन का मतलब दे रखा है। ये कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो होना ही होना चाहिए। दूसरा, आउटफ्लो चाहिए चाहिए, और आप एस्टिमेट बना पा रहे हैं। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और अगर आउटफ्लो की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आउटफ्लो की जरूरत है, अमाउंट नहीं पता लग रहा, कंटिंजेंट। समझ आया? Where it is not covered. Where it is not covered that a present obligation exists. अगर present नहीं है तो possible है, यस तो enterprise को क्या disclose करना है? अब एक लाइन आने वाली आ रही है, unless the possibility of outflow of resources is removed. Exactly, हाँ, लेकिन एक बार मुझे कंक्लूड करना है, अगर आपको लग रहा है कि पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना है क्या? यहाँ पे पहले लिखा है डिस्क्लोजर, वहाँ पे नोट होगा नहीं, नोट टू बी डिस्क्लोज। अच्छा अगर इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, बट देयर इज अ केस। अब कंटिंजेंट के बाद क्या, या तो डिस्क्लोज करना है या तो डिस्क्लोज नहीं करना है। डिस्क्लोज करना है हर बार, बस अगर आउटफ्लो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। आप ताला लगने वाला केस है ना ये तो। हाँ जी, ताला बिल्कुल कह सकते हो आप। तो आप ये कह सकते हैं, एक छोटी सी चीज है, बड़ा टेक्निकल चीज होती है, क्लैरिटी से दिखती नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कंक्लूड होने के बाद क्या चीज देखा जाता है, या तो आपको डिस्क्लोज करना है
या तो डिस्क्लोज नहीं नहीं करना। इफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज रिमोट, रिमोट का मतलब होता है चांस ही नहीं है रे, कम है चांस, वो तो डिस्क्लोज ही मत करो बेटे। और अदरवाइज आपको इसको डिस्क्लोज करना। आप समझ गए ना? हालांकि इस लेवल तक क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आप जब पढ़ोगे ऑब्वियसली आप इस लाइन पे पहुंचोगे, पता नहीं क्या बोल दिया भाई इसने, अब डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? अदरवाइज देख, कोई चीज कंटिंजेंट लायबिलिटी है नहीं है, वो डेफिनेशन तो तेरा हो गया। जैसे कि पॉसिबल प्रेजेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉसिबल, वो डेफिनेशन तो है। और तूने डिसाइड कर दिया कि ये इसका मतलब सॉरी क्या आ गया, दैट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब तेरे को इसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स की जरूरत नहीं है, रिमोट है, तो तेरे को डिस्क्लोज नहीं करना। और अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स की जरूरत है तो तेरे को डिस्क्लोज करना। और जब तक रिमोट रिमोट वर्ड ना लिखा हो, आप अपनी नॉलेज मत डालिएगा पेपर में। हाँ, इस लेवल का क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल कम है। तो आप अननेसेसरी को ऐसा डाल के कहीं कंफ्यूज मत कर देना प्रोविजन। ठीक है, आप नॉर्मल कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। एक लाइन ऐसे जस्ट लिख सकते हो रट्टा मार के, इट इज टू बी डिस्क्लोज अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट। क्योंकि को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे आप उसी के अंदर ही। बताइए, क्लियर है बच्चे? और बस बेटे, अब आपका कोई सवाल तंग नहीं करेगा आपको, आइए एग्जाम्पल पर आते हैं। ये प्रोबेबल आउटफ्लो, और ये अब आप रीड करेंगे सारी बातें भाई, उसको एक्सप्लेन करा हुआ है। कितने एग्जाम्पल करे थे अभी हमने? चलिए थर्ड एग्जाम्पल पढ़िए, फोर्थ एग्जाम्पल पढ़िए। डिटरमिन करें कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है या प्रोविजन है। उधर से स्पष्ट में कह रहे हैं प्रोविजन में, हाँ, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रोविजन इज मेड नॉट कंटिंजेंट लायबिलिटी। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पैसा लगेगा आपको, नीड टू इनकर एन एक्सपेंस, तो एस्टिमेटेड है तो प्रोविजन ही होगा ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटिंजेंट तब बनता है जब ना तो अमाउंट हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, और ना ही हमें लग रहा है कि आउटफ्लो की जरूरत भी है। अब अगर वो देखोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में क्या, आई मीन जो कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा है, तो उसमें जो पार्ट नंबर बी है उसमें क्या लिखा है, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट आउटफ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड, एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। पर यहाँ तो आप एस्टिमेट एस्टिमेट बना रहे हो, तो बनाओ ना प्रोविजन उसका। हाँ, जो ये है डेफिनेट वाला पॉइंट है, प्रोविजन तो कंफर्म होता है हमारा, है ना, और वो कंफर्म नहीं होती कंटीजेंट। तो ये हम मान के कैसे चल रहे हैं कि 6 महीने बाद तो रेफ्रिजरेटर खराब होगा ही होगा, और हमारा यार आप बिजनेस कर रहे हो यार, आपको आइडिया नहीं होता क्या? बिल्कुल आइडिया होता है। ठीक है, एक एक ओवरऑल आपको पता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5 करोड़ अगर बिकेंगे तो उसमें से 1 लाख तो खराब प्रोड्यूस होता ही है। उसमें से 20,000 की कंप्लेंट आती है, 80,000 की कंप्लेंट भी ना आती हो। एक आइडिया होता है आपको, बिजनेस का फंडा होता है भाई। तो सर यहाँ पे यू अप्लाई दैट लॉजिक। वो मान मतलब के चल रहा है कि वो रेफ्रिजरेटर खराब होगा तो आएगा फ्री में चेक करेगा। जब तू कल को किसी कंपनी की ऑडिट करेगा तो तू ऐसे करेगा कि आप मेरे को वारंटी रजिस्टर दिखाइए और मुझे दिखाइए उसने खरीदा कब था, यू गेट एन आइडिया कि कितने टाइम पे तेरे को पास रेफ्रिजरेटर वापस आ रहा है खराब हो।
तो ये कंटीजेंट तो हो सकता ना, क्योंकि अकरेंस नहीं हुई, मान लो खराब नहीं हुआ, हमारा खर्चा नहीं हुआ तो एक एस्टिमेट तो लगाओ, आपके 5 करोड़ एसी है, कम से कम 20-50 हजार एसी का तो एस्टिमेटेड एक्सपेंस बुक कर भाई। कुछ लोग प्रोविजन बनाएगा। हाँ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। सर इसमें मेंशन नहीं करती कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंड आप ये भी कह सकते हैं, बट आप जनरली वारंटी वाले केस में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कंपनी के पास वारंटी के लिए वापस नहीं आ रही चीजें, बिल्कुल आती है वापस। हाँ लेकिन सर ठीक है, मतलब इधर ये एक केस स्टडी में ही आइडिया लग रहा है कि वारंटी में गुड्स वापस आते हैं भाई अगर खराब होता है तो। अमाउंट भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड, मतलब दैट 10 लाख यू हैव टू स्पेंड इन लाइक एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो आज के हिसाब से कितना खर्चा है, 10 लाख से तो कम ही होगा ना। तो वो ऐसा निकालने का नहीं है अपने को, बट अपने को वो लिख सकते हैं हम कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट शुड बी क्रिएटेड। प्रोविजन बनाएगा वो ईयर में बांटने के बाद, ईयर टू ईयर अपडेट करता रहेगा। अब वो जो मर्जी करे, अब इस साल का मतलब अगर मैं तेरे को बोलूं कि अगर तेरे को लग रहा है 10 लाख का खर्चा है, तो एज एन इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, तो 10 साल बाद है ना, आज का तो 8 लाख है, तो 8 लाख पे बुक करना। करंट परचेजिंग पावर तो 8 लाख है ना उस चीज की, एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ जजमेंट कि कैसे होगा क्या होगा, बट उस पर नहीं जाना। बताइए, क्लियर है? पास्ट इवेंट होता है, ट्रिगरिंग, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कोई कमिटमेंट्स करी है, पास्ट इवेंट आपको रीड कर। पास्ट में लाइन तो हर डेफिनेशन में आ रही है ना, चाहे कोई सा भी प्रोविजन हो, कंटीजेंट हो, ऐसे कुछ हो। बिल्कुल। एग्जाम्पल 5 भी आई थिंक यही है। हाँ ये सर एग्जांपल 5 प्रोविजन में हो जाना चाहिए ना। हम्म। सर क्या लिखा है, प्रोविजन में क्या है? हाँ लिखा नहीं ना, गुड इनका सम एक्सपेंस समथिंग लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत, प्रोविजन वाला। क्लियर है? तो ये कंटीजेंट हो कि जीतेगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं जीतेगा तो नहीं मिलेगा। हेलो जी, अभी मुझे 5 मिनट दो, मैं नीचे आ रहा हूँ, खत्म करके फिर एक बार ठीक है बच्चे? पता नहीं कैसे हो गया ये। हाँ तो वो बोला डिस्क्लोज कर देना, ये तो कोर्ट जीतेगा केस बराबर। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोविजन और लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ लायबिलिटी कोर्ट ऑर्डर जब आता है एग्जैक्ट अमाउंट बोल देता है और बोलता है 15 दिन में पे कर इसको। अभी तो मैं कंटीजेंट मान के चलूंगा कि अभी तो हाँ वो डिस्क्लोज कर रहा है बिल्कुल, सिंस कोर्ट ऑर्डर्स आर नॉट आउट, इट इज नॉट सर्टेन वेदर यू विल विन द केस और नॉट, तो इसलिए वो चाहिए। कंटीजेंट लाइबिलिटी वी हैव डिस्क्लोज इन द नोट्स अकाउंट। यस। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। इसमें सारे लॉजिक लगे हुए हैं, पर ये बहुत छोटा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। जब आपको पूरा आ जाएगा तभी देख लेना, सब जस्टिफाई हो जाएगा, पर ये मतलब देख के तो हिल जाओगे एक बार। मतलब थोड़ा और इलेबोरेटेड हो सकता है, बट मतलब वो चीज है, मतलब हो जाएगा, पर वो चीज है। कंटिजेंट एसेट में वही लिखा हुआ है सारी बातें, और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई, गेट राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो। ठीक है ना?
और ये सब टेबल तुमको ऐसे करने जरूरत है, दोबारा से उसी टेब कॉम्बिनेशन को और वो दे रखा है जो मैंने आपके बना दी। पढ़ने का मन हो तो ठीक है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मत पढ़ना। ऐसी छोटा सा पैरा तो एक बार पढ़ लो। हाँ मतलब जब कर एग्जैक्टली जब वो एसेट बिकेगा तभी करना, मतलब ये मत करना क्योंकि मैं बेचूंगा मुझे गेन होगा तो आज जो प्रोविजन बन रही है उसको मैं कम कर रहा हूँ, ये मत करना। ठीक है ना, वो वाली चीज है। रिम्बर्समेंट्स का कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मल रीड करेंगे। रिम्बर्समेंट क्या होता है बच्चे, जैसे मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का बोला था ना, मान लो मैंने बैंक को देना पड़ा पर मैं आपसे तो लूंगा ना, ठीक है, सो दैट इज रिम्बर्समेंट। ठीक है ना, आपसे ले रहा हूँ, वो हाँ वाला investment। ठीक है। तो इसमें हल्का फुल्का ही रीड करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना है। चेंज इन प्रोविजन, प्रोविजन जो होता है, अगर भाई आज मुझे लग रहा है 5% होना चाहिए, अगले साल लग रहा है 8% होना चाहिए, तो इसको चेंज इन एस्टिमेट बोला जाता है, और कर दीजिए और डिस्क्लोज कर दीजिए एस 5 के हिसाब से। तो चेंज इन प्रोविजन रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसा कुछ वो नहीं है। फ्यूचर ऑपरेटिंग, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पढ़ लो, 3 लाइन है तो इसलिए बोल रहा हूँ, पेपर में नहीं आया ये कभी, लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा, घर जाके जो जो कुछ कुछ समझ आ रहा हो 4-5 लाइनें तो ऐड कर लेना अपनी लाइन, जो अजीब सा लग रहा हो छोड़ देना उसको। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को क्या प्रोविजन बोल दूं क्या? वो बोल रहा है, नहीं ना लाइफ लीजिए और ना ही वो एग्जैक्टली, और जैसे जैसे लॉस हो रहा है वैसे वैसे आप बुक कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना बेटे। रिस्ट्रक्चरिंग और इसका excuses। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 करानी है आपको और 2 करानी है। 2 देख लो पहले, केस स्टडी है, फिर 1 देख लेंगे। और मेरे एंड से AS29 डन हो गया है। नहीं ये अच्छा पॉइंट है, आपको ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी। कितने रुपए का? 2.76। आपने केस कितने का करा है? सो टेक्निकली फॉर 0.66 करोड़ यू आर एडमिटिंग द क्लेम, सो दैट्स अ लाइबिलिटी। तुम्हारे को डिमांड कितने की है? 2.76 की आपने देने हैं। आपने क्या कोर्ट केस पूरे का करा है? 2.10 का करा है, तो इसका मतलब यू एक्सेप्ट 0.66, वो तो लाइबिलिटी है, और जो बचा हुआ है वो कंटिंजेंट है। एक बार पढ़ लीजिएगा। समझ नहीं आया। भाई तेरे ऊपर इनकम टैक्स का ऑर्डर आ रखा है 5 करोड़ का, तू कोर्ट के पास जा रहा है मेरे साथ गलत हो, उसने कहा कितने का गलत हो, तू कह रहा है 2.5 करोड़, तो 2.5 तो तू मान गया है ना, तो वो तो लाइबिलिटी तो वो बड़ी लाइबिलिटी हो गई, जो बची है कंटिजेंट हो गई। वो जो हाँ, टोटल लिखा था एंटायर अमाउंट पे कर दिया मैंने सब। वो तो वो ये होता है, अगर ऑर्डर है तो आप एडवांस वो पे कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे, इफ यू विन द केस विल गेट द मनी बैक। वो बॉन्ड के अगेंस्ट होता है पैसे की, भाई ऐसे तुम हो सकता है जबरदस्ती कर रहे हो, जमा तो कर, जीत गया तो वापस कर देंगे देखो। ओके ठीक है। सो वो यही लिखा है, द अमाउंट पेड अंडर द प्रोटेस्ट कैन बी केप्ट अंडर द हेडिंग लोन्स इन एडवांस, और उसको आप ये बोल सकते हैं, मतलब इसी केस का 2.10 को आप कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर। सेकंड पॉइंट देख लो एक बार। हाँ क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो हाइक हुआ है अभी नहीं देंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे ले लेना, पर अमाउंट तो मुझे पता ही होगा। एस्टिमेटेड बोल लो या क्या बोले ना, लाइबिलिटी एस्टिमेट वो कुछ नहीं लिखा। टू बी प्रोवाइडेड फॉर लिखा हुआ है, इट कैन बी। लेकिन अब इसमें ना मतलब ये हो जाता है, देखो इसको मैं एस्टिमेटेड बोलूंगा क्योंकि लेबर बोलेगा भाई इतने सालों बाद दोगे ब्याज तो दो इसके ऊपर, सो दिस अमाउंट इज नॉट कंफर्म, सो इट शुड बी अ प्रोविजनल एक्सपेंस। ठीक है।
अगर बताइए क्लियर है? मुझे क्वेश्चन और करना है और बस फिर नमस्ते है। कितने क्लॉ सूट्स चल रहे हैं? 20। 30 चल रहा है। सर फर्स्ट 5 है वो तो कट आपके एग्जैक्टली योर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विन। बाकी जीतने का नेक्स्ट, हाँ Next ठीक है देख लो। नेक्स्ट 10 पे 50% जीतोगे, 40% थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, 10% बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और वो पैसा लिखा हुआ है उधर की, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू पे 120 इज 40%। रिमेनिंग 5 केसेस और देखिए। प्लीज सर हमारे कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी अगर हाँ वही होगा, देखेंगे एक बार। ए सर्टेन द अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लॉस, तो इन्होंने पहले तो डेफिनेशन दे दी पूरी, अब इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इन दिस केस ऐसे करके कर लो। पहले पास पे बोल रहे हैं कंटिजेंट लॉ डज नॉट अराइज, तो ये कंटिजेंट एसिड हो गया या फिर कुछ भी नहीं हुआ? एसिड हाँ, एसिड नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं है कि देखो मिलेगा पैसा है कुछ, हाँ। कंटिजेंट लॉस डज नॉट अराइज, तो बोल जाएगी ना देना नहीं। जब पहले 5 में तू जीत ही रहा है तो नो नीड टू मेक एनी लाइबिलिटी प्रो ऑफ, नो नीड टू मेक अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और अगले 10 में से 50 वाला जो है, अगर इसमें से 5 जो 50% लग रहे हैं तो उनके ऊपर प्रोविजन बना रहा है, 50-50 हो रहा है ना। जो आगे के 10 केस है ना, उसको क्या कर रहे हैं, पहले 5 का जीतने पे तो मेरे को कुछ करना नहीं है, पर अगर मैं हारा तो वो क्या कर रहा है, 40% हारने के चांस है, तो क्या कर रहे हैं 120 का 40% कर दिया, और 2 लाख देने पड़ेंगे, इसके 10% चांस है। सो यू आर बुकिंग अ लॉस ऑफ 68,000। समझ रहे हो? नॉट अ वेरी गुड, लाइक कि मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम करेक्ट एस्टिमेट है, बट डेटा जितना उस हिसाब से वो ऐसे कर रहे हैं। तो क्या ये लॉस बुक कर दिया है, प्रोविजन बना हाँ दिया है? जी, ये लॉस बुक कर रहा था। और सीधा लॉस बुक हो गया। हाँ। एक्सपेक्टेड लॉस इन रिमेनिंग 5 वाले में और लास्ट के बाद जो इन द बचेगा। रिमेनिंग 5 केसेस 1 लाख हारोगे तो 30%, और 2-10 है तो 20%। फिर 2 लॉस मतलब एक्सपेक्टेड लॉस दे दिया हमने, ठीक है। आगे पढ़िए एक बार, आगे की 3 लाइनें। कंटिंजेंट लायबिलिटी रन कर रहे हैं मतलब रिकॉर्ड। एक बार कितना अमाउंट लिखा हुआ है इन्होंने, 60, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ उससे करें, हाँ। तो कंक्लूडिंग दिस, मैंने बुक करा या कंटिंजेंट लायबिलिटी माना है? सर बुक नहीं करा, लाइबिलिटी माना है। एग्जैक्टली मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी माना है, एंड आई एम नॉट बुकिंग एट द मैक्सिमम लॉस। मैंने बस उस चीज को परसेंटेज पे कनेक्ट करा और नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखेंगे 68,000 आया, जो टोटल तो 10 है ना, 10 केस चल रहे थे, और ऐसे ही 72,000 है तो 5, तो आपने उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है जी? पेपर में इसी पैटर्न पे सवाल आ जाता है, एज इट इज आने की उम्मीद ही होती है, अनलेस कोई आरटीपी या एमटीपी या किसी के अंदर कोई और मॉड्यूलेशन ना आ जाए, ठीक है ना। तो आपको बस इसी नॉलेज से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करना है। कहिए साहब, ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड। तो सर जी आपका ये S29 सारा का सारा डन है। अब मैं अगली 2 क्लास में हम लोग करेंगे कंसोलिडेशन वाले, एक 23 है 20 और 20 और 27 जॉइंट वेंचर वाला है वो। ठीक है जी, चलिए ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? अमन, निकिता, शिवानी, यशिका जी ऑल क्लियर? आज हर्ष कैसे नहीं आया? Yes, sir.